मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय मानसून का निवर्तन कैसे होता है, भारतीय मानसून का रिटेलिएशन कैसे होता है, कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे भारतीय मानसून के निवर्तन के लिए, हमारी भारतीय मानसून के वापस उतरने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, उतरने के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी होती हैं। तो आज हम अपनी कक्षा में भारतीय मानसून का निवर्तन देखने का प्रयास करेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारा भारतीय मानसून कैसे हमारे भारत से वापस चला जाता है, कैसे भारत की भूमि से वापस चला जाता है और किस प्रकार से इसके वापस जाने की प्रक्रिया है। इस विषय को हम लोग अपने अध्ययन के क्रम में देखने का प्रयास करेंगे। जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये आपका प्यारा भारत है, सशक्त भारत है और समृद्ध भारत का मानचित्र कहीं ना कहीं आप यहां पर देख रहे हैं। और इस भारत के जस्ट बिल्कुल नीचे नीचे आप देखेंगे, इस भारत के बिल्कुल जस्ट नीचे यहां से होकर के आपकी एक काल्पनिक रेखा जाती है। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग कहीं ना कहीं विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं इसको हम। ये हमारी विषुवत रेखा है और इस विषुवत रेखा के मैकेनिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपने ग्लोब पर ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा होकर जाती है, उस रेखा को हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, उस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। और हमारी विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन के जस्ट ऊपर वाला जो भूभाग होता है, उसे हम कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और फिर हमारे नीचे वाला जो भाग होता है, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हुआ और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हुआ। हमारे दक्षिणी गोलार्ध के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के एक रेखा जाती है, उस रेखा को हम लोग कहते हैं 23.5 अंश पर जाती है, उस रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ये हमारी कर्क रेखा यहां से होकर के जा रही है और फिर यहां पर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो इसी कर्क रेखा के पास आपका प्यारा भारत है। तो आपके भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के आपकी कर्क रेखा जाती है, जो भारत को बिल्कुल इस तरीके से बीच से होकर के जाती है। और सूर्य की किरणों के उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना, इस प्रकार से भारत के मध्य से होकर के ये कर्क रेखा जाती है हमारे 8 राज्यों से। जब हमारी सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में आती है, उत्तरी गोलार्ध में आती है, अर्थात मैं कहूं कि आपके भारत में सूर्य की किरण जब बिल्कुल सीधा पड़ने लगती है, इस कारण से आपके भारत में हाई प्रेशर बेल्ट की जगह लो प्रेशर बेल्ट का, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो आपके भारत में लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और यहां हिंद महासागर में कहीं ना कहीं हाई प्रेशर बन जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप इसका जन्म हाई प्रेशर बेल्ट का दक्षिण और पश्चिम दिशा में होता है। दक्षिण ये हमारा दक्षिण और ये हमारा पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम दिशा में होता है। और ये हमारा मानसून कहीं ना कहीं गर्मियों में आता है। इसी कारण से इसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। फिर ये मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है और हमारे भारत में प्रवेश करके इन सभी भागों में वर्षा के लिए अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये सभी जगह प्रविष्ट करके हमारे भारत में वर्षा के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। हमारे आपके भारत में ये वर्षा कराते हैं और इस तरीके से आपके भारत में पश्चिमी बंगाल, सेवन सिस्टर ऑफ माउंटेन, ये सारे इलाकों में वर्षा क्रमशः होती है। और ये वर्षा होते हुए थे आपके वेस्ट यूपी तक जाता है ये वर्षा का क्रम। लेकिन वर्षा की मात्रा की जहां तक हम बात करेंगे, सर्वाधिक वर्षा की मात्रा हमारे इस एरिया में प्राप्त होगी और यहां पटना और बिहार वाले एरिया में। और फिर आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा हम वर्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये वर्षा होता है। और फिर यहां पर हमारी अरब सागर की शाखा, तो यहां पर आपके पश्चिमी घाट पर लगभग 400 मीटर
सेंटीमीटर तक वर्षा होती है आपके पश्चिमी घाट में, और यही हवाएं क्रमशः यहां से प्रवेश करके और ये आपके भारत में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में वर्षा कराती हैं। वहीं पर ये आपके अरावली पर्वत का विस्तार कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण में होने की वजह से आपके राजस्थान में, राज्यों का राजा राजस्थान राज्य में आपकी वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक बात हम सबको और ध्यान में रखना है, खनिज उत्पादन की दृष्टिकोण से भी हमारा राजस्थान राज्य बहुत ही प्रगतिशील मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। खनिज संसाधन की प्रचुर मात्राएं यहां पर प्राप्त हो रही हैं, और इसी क्योंकि यहां पर हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला अति प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो ये हमारा चीर पुरातन पर्वत है। चीर नवीन पर्वत की जब हम बात करते हैं तो हमारा हिमालय पर्वत आता है, लेकिन संपूर्ण दुनिया का सबसे पुराने पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो अरावली पर्वत। इसी अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण होने की वजह से यहां से मानसूनी हवाएं इसके समानांतर निकल जाती हैं और यहां पर वर्षा नहीं करा पाती हैं। यही मानसूनी हवाएं जब आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर के इस एरिया में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश जब आप देखते हैं या आपकी उत्तराखंड वाले जोन में, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, व्यापक वर्षा कराती हैं। और ये वर्षा का जो यहां पर प्रारूप होता है वो माउंटेन रेनफॉल के रूप में होता है। माउंटेन रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा यहां पर होती है, और इस प्रकार से हम लोग यहां पर वर्षा प्राप्त करते हैं अरब सागर की मानसूनी शाखा से। वहीं पर आप यहां पर देखेंगे राजस्थान के पश्चिमी इलाके में मात्र 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। मात्र 20 सेंटीमीटर वर्षा हम प्राप्त करते हैं। और फिर सबसे भारत का कम वर्षा का क्षेत्र अगर कोई माना जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमारा राजस्थान के थार का मरुस्थल है। और फिर यहां लद्दाख में लेह हमारे शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह भी वर्षा की मात्रा 20%, 15% से कम ही प्राप्त करता है। इसलिए इसे हम लेह शीत मरुस्थल के तौर पर जानते हैं। क्योंकि हमारी ये मानसूनी शाखाएं अगर आप देखें तो कॉन्सेप्चुअल आधार पर, अगर अवधारणात्मक आधार पर देखने का प्रयास करेंगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। राजस्थान तक तो पहुंचते हैं, लेकिन कोई अवरोध नहीं होने की वजह से आर्द्रता युक्त हवाएं यहां से आगे निकल जाती हैं और यहां पर कहीं ना कहीं हमें वर्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। तो हमारा राजस्थान का ये इलाका वर्षा से वंचित रह जाता है। यहीं पर हम जब देखते हैं तो हमारे इस थार के मरुस्थल का विस्तार कहीं ना कहीं आपके कहां पर है, पाकिस्तान में है। भारत के विभाजन के बाद इस थार के मरुस्थल का आधा भाग कहां पर चला गया, पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान में से चोलिस्तान के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यहां पर हम लोग देखें ये मानसूनी हवाएं धीरे धीरे जब हमारे भारत के ऊपर क्रमशः मानसून चढ़ता है, मानसून भारत के ऊपर चढ़ता है, और चढ़ने के बाद जब हमारी सूर्य की किरण यहां 21 जून को एकदम सीधा पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे हमारी सूर्य की किरण यहां भारत से धीरे धीरे विषुवत रेखा की तरफ आएगी, और धीरे धीरे कहां पर बढ़ेगी, ये हमारी मकर रेखा की दिशा में बढ़ेगी। अर्थात हमारी सूर्य की किरण अगर हम निष्कर्षतः कहें तो कहीं ना कहीं हमारी दक्षिणी गोलार्ध में जाती है, और जब हमारी सूर्य की किरण हमारी दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो कहीं ना कहीं भारत की इस भूमि पर, जहां पर आप देख रहे हैं, भारत की इस भूमि पर कहीं ना कहीं किसका निर्माण होगा, कहीं ना कहीं लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। भारत की इस भूमि पर कहीं ना कहीं लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। जब यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, जब यहां पर एचपी बनेगा, और फिर हमारी सूर्य की किरण कहीं ना कहीं विषुवत रेखा के पास आ गई है, इस कारण से कहीं ना कहीं हमारी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, हमारे हिंद महासागर वाले इस क्षेत्र में जहां से दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जन्म हुआ था, इस वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या बनता है, एलपी का निर्माण होता है, लो प्रेशर बेल्ट। क्योंकि हमारी सूर्य की किरण इस समय कहां पर सीधा पड़ रही है, इस समय हमारी सूर्य की किरण
विषुवत रेखा के पास सीधा पड़ रही है। इस कारण से भारत में मानसून का रिटेलिएशन हो जाता है। भारत से मानसून अब वापस जाएगा। अब हमारे भारत में यशवी का निर्माण हो गया है। अब हमारी मानसूनी हवाएं इस प्रकार से कहीं ना कहीं वापस होने लगती हैं, वापस होने लगेंगी भारत की भूमि से। भारत की मुख्य भूमि को छोड़ करके मानसूनी हवाएं हमारी वापस होने लगती हैं और फिर हमारी मानसूनी हवाएं कहीं ना कहीं वापस चली जाती हैं। ये मानसूनी हवाएं जो भारत में प्रवेश किया था, ये मानसूनी हवाएं क्रमशः भारत से वापस चली जाती हैं और लौटते हुए मानसून से भारत में अगर कहीं पर वर्षा प्राप्त करता है तो हमारे भारत का तमिलनाडु का तट प्राप्त करता है। क्योंकि हमारा तमिलनाडु का तट कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ घुसा हुआ है, अंदर की तरफ सकरा हुआ है, इस प्रकार से दबा हुआ है। तो ये मानसूनी हवाएं जब ऐसे बंगाल की खाड़ी से यहां से होकर के गुजरती हैं तो यहां पर आर्द्रता लेकर के और तमिलनाडु के इस तट पर यहां पर वर्षा कराती है। तमिलनाडु का यह तट जो हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के छायावृष्ट प्रदेश में आता है, जहां पर हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं प्राप्त हो पाई थी, उस भाग में कहीं ना कहीं हम सबको वर्षा प्राप्त होती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग वर्षा प्राप्त करते हैं। अपने दक्षिण भारत में हम लोग वर्षा प्राप्त करते हैं। इस विषय को सभी विद्यार्थियों को नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी संदेह के साथ नहीं, बिल्कुल क्लियर ध्यान में रखना है कि हमारे मानसून के निवर्तन से मात्र तमिलनाडु के तट पर हम लोग वर्षा प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु का तट है हमारा और इसी कोरोमंडल तट पर हम लोग वर्षा प्राप्त करते हैं। हमारी वर्षा होती है और फिर अगर एक कल्पना करें, आप ऐसा विचार करें कि आपके बिल्कुल भारत के बीचों बीच से होकर के, आपके भारत की बिल्कुल मध्यांतर से होकर के यहां पर कोई समुद्र होता, यहां पर कोई जल बॉडी होती, यहां पर कोई जल संरचना होती, यहां पर किसी भी प्रकार की जलीय संरचना का विकास होता, तो कहीं ना कहीं यहां से जल ग्रहण करके ये हमारी लौटती हुई मानसूनी हवाएं संपूर्ण दक्षिण भारत में व्यापक वर्षा के लिए उत्तरदायी होती, व्यापक वर्षा कराती, अधिक पैमाने पर कहीं ना कहीं आपके दक्षिण भारत में वर्षा होती अगर इस प्रकार से यहां पर कोई समुद्र होता। क्योंकि हमारी हवाएं यहां पर शुष्क है, इनके अंदर में आर्द्रता नहीं है, इनके अंदर में नमी नहीं है, इस कारण से ये वर्षा नहीं करा पाती हैं। और जैसे यहां आकर के समुद्र में नमी को धारण करती तो आपके भारत में कहीं ना कहीं ये वर्षा के लिए क्या होती, जिम्मेदार होती, आपके भारत में ये वर्षा कराती। लेकिन आपके भारत में ये वर्षा नहीं करा पाती हैं क्योंकि यहां कोई जलीय तंत्र नहीं है और यहां तमिलनाडु के तट पर ही वर्षा हो पाती है। हम अपने थॉट लेवल को कहीं ना कहीं हम बढ़ाएं जिससे हम किसी भी प्रकार के आने वाले प्रश्न का जवाब आसानी के साथ दे सके। तो ये मानसून का निवर्तन है, मानसून का रिटेलिएशन है, मानसून का वापसी है कि हमारे भारत से मानसून कैसे वापस होता है। इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून, क्योंकि ये उत्तर दिशा है हमारा और ये पूर्व दिशा, इसी दिशा से ये मानसून जन्म लेता है और हमारी हवाएं जिस दिशा से जन्म लेती हैं वही दिशा उनके नाम के साथ जुड़ जाती है। तो ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उत्तर पूर्व मानसून है और उत्तर पूर्व मानसून से हमारे लौटते हुए मानसून से मात्र हमारे तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, मात्र हमारा तमिलनाडु का तट इससे वर्षा प्राप्त करता है और कोई भी तट हमारा, कोई भी भूभाग वर्षा नहीं प्राप्त होता। एक बात सभी प्रिय विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा मानसून होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, इससे हमारे भारत में 80% तक वर्षा होती है। हमारे भारत की संपूर्ण वर्षा का 80% भाग कहीं ना कहीं हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संबंधित है और फिर लौटते हुए मानसून से हमारा यह तट वर्षा प्राप्त करता है। एक बात तो बिल्कुल निश्चित हुई, इस क्रक्स को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें, कहीं ना कहीं हमारे मानसून का आना हमारे भारत में
हमारे ग्लोब पर सूर्य की किरणों के उत्तरायण होने से संबंधित है। क्योंकि जब हमारे भारत में सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं कर्क रेखा पर, तब हमारे भारत में मानसून का आगमन होता है, मानसून आता है और हमारे भारत को हरा भरा बनाता है, समृद्धशाली बनाता है। और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था भारत की कहीं ना कहीं हमारे मानसून पर निर्भर करती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। आज तमाम आधुनिक साधनों के विकास होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय मानसून का जो आश्रिता है, इन मानसूनों पर बहुत ज्यादा है। भारतीय कृषि की आश्रिता आज भी कहीं ना कहीं हमारे मानसूनों पर निर्भर करती है। तो हमारे मानसून कहीं ना कहीं हमारी कृषि को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी समाज व्यवस्था को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारी राजनीति को, हम सबके दैनंदिन जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। देश के अंदर में रहने वाला कोई भी प्राणी इस मानसून के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। उसे मानसून के इस प्रभाव से वंचित नहीं रखा जा सकता। उस पर प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा। और फिर कहीं ना कहीं हमारी सूर्य की किरण, हमारे सूर्यदेव हमारी भारत की पवित्र भूमि को जब स्पर्श करते हैं, तो हमारी संपूर्ण पवित्र भूमि को हरा भरा बना देते हैं, धन धान्य से संपन्न बना देते हैं। और फिर सूर्यदेव की ये प्रचंड किरणें जब हमारे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाती हैं, तब भारत से मानसून वापस होता है। मानसून एक अस्थाई शब्द है अरबी भाषा का, जिसका मतलब होता है परिवर्तनशील। और ये मानसूनी हवा हमारी देखिए कैसे परिवर्तित हो रही है। ये अस्थाई नहीं है। अस्थाई तौर पर ये पौने ये हवाएं नहीं चलती हैं। एक बार चलेंगे और पुनः ये वापस हो जाएंगी समय और काल के अनुसार। और फिर ये हमारी मानसूनी हवा यहां से वापस जाती है। और जब ये वापस आती है तो भारत से मानसून का डेरा समेटती हुई वापस जाती है। और फिर यहां तमिलनाडु के तट पर कहीं न कहीं वर्षा प्राप्त करता है भारत। एकमात्र ऐसा स्थान है। तो ये बातें सभी को ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन। और इस लौटती हुई मानसून का, अर्थात हमारी लौटती हुई मानसून का संबंध हमारी सूर्य की किरणों के दक्षिणायन से है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप हमेशा जवाब यस में दें। क्योंकि जब हमारी सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में गई, तभी हमारे मानसून का प्रत्यावर्तन हुआ, तभी हमारा मानसून वापस आया। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमारे लौटते हुए मानसून से इनका संबंध है। इससे ये वंचित नहीं रह सकते, इससे इनका प्रबलतम संबंध है। तो ये विषय सभी विद्यार्थी को नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी संदेह के साथ नहीं, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारे लौटती हुई मानसून का संबंध सूर्य की किरणों के दक्षिणायन होने से है। और सूर्य की किरणें जब हमारी उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध में जब हमारी सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगी, तो भारत में मानसून आएगा। भारत में मानसून का आगमन होता है और सब भारतीय मानसून के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। तो हम लोग भारत में मानसून का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव कैसे पड़ता है। अल नीनो भारतीय मानसून को किस हद तक और कैसे प्रभावित करती है। आइए हम आज की कक्षा के दौरान इस विषय को देखेंगे कि यह अंतरराष्ट्रीय कारक, इंटरनेशनल फैक्टर हमारे मानसून को दरअसल कैसे प्रभावित कर दे रहा है, हमारे मानसून की परिघटना को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह अल नीनो जलधारा, यह अंतरराष्ट्रीय कारक कहीं ना कहीं हमारे मानसून को प्रभावित करता है। हमारे यहां मानसून आएगा कि नहीं आएगा, यह बात हमारी अल नीनो जलधारा तय कर रही है। जब भारत में अल नीनो वर्ष होता है, उस वर्ष में भारत में वर्षा नहीं होती है, भारत वर्षा नहीं प्राप्त करता है। तो इस फैक्टर को यहां पर हमें विश्लेषण करने की जरूरत है। आइए इसको हम लोग यहां पर देखते हैं और समझते हैं। तो ये आपका प्यारा भारत और महान भारत है। इस प्रकार से आपका प्यारा भारत और महान भारत यहां पर मौजूद है, जो दुनिया में अपने भूभौगोलिक अवस्थिति के लिए जाना जाता है। इसी कारण से मैं इसे कहता हूं, और आप सबके पूर्वज भी कहीं ना कहीं महान थे, इस कारण से मैं इसे प्यारा भारत और महान भारत कहता हूं। मैं ही नहीं कहता,
संपूर्ण दुनिया इसे महान भारत के रूप में जानती है। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं आपका एक साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका यहां पर मौजूद है, साउथ अमेरिका यहां पर मौजूद है, यहां पर आपका साउथ अमेरिका मौजूद है, और इस तरीके से यहां पर आपका भारत मौजूद है। साउथ अमेरिका के पास एक जलधारा चलती है, इस जलधारा का नाम है पेरू की जलधारा। पेरू की जलधारा, या इसे हम कहते हैं, हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसी कारण से इसे हम्बोल्ट की जलधारा हम कहते हैं। हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। यह ठंडी जलधारा पेरू के तट से चलती रहती है, पेरू के तट से चलती रहती है ठंडी जलधारा। इस प्रकार से यह पेरू के तट पर चलती रहती है स्पर्श करके। इस प्रकार से इसका प्रवाह बना रहता है पेरू के तट पर। और यहां पर हमारी एक जलधारा, गर्म जलधारा है, जिसे हम कहते हैं अल नीनो जलधारा। अल नीनो जलधारा है हमारी। प्रिय विद्यार्थियों, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपकी मीडिया में और संपूर्ण विश्व जगत में यह शब्द आता रहता है। क्योंकि भारत इस जलधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का मानसून, भारत की कृषि, भारत के किसान इस जलधारा से किसी ना किसी रूप में प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारे लिए यह जलधारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह हमारी जलधारा है अल नीनो। अब यहां पर आपका है राष्ट्र भारत, और यहां पर एक राष्ट्र है, एक महादेश है, जिस महादेश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और यहां से होकर के हमारी रेखा जाती है, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। जब सूर्य की किरण उत्तरायण होती है, तो आपके भारत में कहीं ना कहीं लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। उसकी तुलना में यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है हिंद महासागर में। और यहां पर आपकी बहुत सारी हवाएं आकर एकत्र हो जाती हैं हाई प्रेशर बेल्ट में, और ये भारत की तरफ कूच करने वाली होती हैं, भारत की तरफ जाने वाली होती हैं, भारत में वर्षा कराने के लिए लालायित होती हैं, और भारत में प्रवेश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं, वैसे ही हमारी ये जलधारा, जो हमारी अल नीनो जलधारा है, हमारी गर्म जलधारा है, ये नीचे उतर आती है। ये नीचे उतर आती है गर्म जलधारा हमारी। और जैसे ही हमारी गर्म जलधारा नीचे आती है, ये हमारी जलधारा यहां पर नीचे उतरती है, वैसे ही कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलता है, यहां पर जो हाई प्रेशर बेल्ट बना था ठंडी जलधारा के कारण, यहां पर किसका निर्माण हो जाता है? लो प्रेशर बेल्ट, एलपी का निर्माण हो जाता है। और यहां पर भी एलपी बना है। हवा इधर जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल जैसे आप बारात के लिए तैयार होते हैं, और फिर यहां पर वैसे ही एलपी का निर्माण हो जाता है। भारत में जिस प्रकार के एलपी का निर्माण हुआ है, उसकी तुलना में पेरू के तट पर ज्यादा एलपी बन जाता है। ज्यादा डीप लो प्रेशर बेल्ट अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहां पर डीप लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है, और ये सारी की सारी हवाएं जो भारत में जानी चाहिए थी, ये सब लौट करके कहां पर चली आती हैं? पेरू के तट की तरफ चली आती हैं। पेरू के तट पर चली आती हैं, जिसे भारत में जाकर के वर्षा करानी चाहिए थी। ये सारी की सारी हवा पेरू के तट पर अगर वापस होकर के चली जाएगी, तो क्या भारत में मानसूनी वर्षा हो पाएगी? तो मानसूनी वर्षा भारत में नहीं हो पाएगी। यह परिघटना किस कारण से हुई? तो यह परिघटना कहीं ना कहीं हमारी अल नीनो जलधारा के पेरू के तट पर नीचे उतरने के कारण हुई। इस कारण से इसे हम कहते हैं अल नीनो इफेक्ट। और अल नीनो इफेक्ट हमारे मानसून को सीधा प्रभावित करता है। अर्थात अल नीनो वर्ष जब होगा, उस दौरान कहीं ना कहीं भारत में मानसून कमजोर होता है। अल नीनो वर्ष में भारत में मानसून कैसा होता है? आपसे एग्जामिनर पूछेंगे अल नीनो वर्ष में भारत में मानसून कैसा होता है, तो यहां पर सीधा बताएं, नॉट एनी कंफ्यूजन, कमजोर होता है भारत में मानसून। भारत में मानसून वीक आएगा, कमजोर आएगा भारत में मानसून। और ला नीनो वर्ष जब होगा,
ला नीनो वर्ष में कहीं ना कहीं भारत में औसतन वर्षा से ज्यादा वर्षा प्राप्त होगी, अर्थात मजबूत मानसून होगा, मजबूत होगा हमारा मानसून। और ला नीनो वर्ष में यही अल नीनो जलधारा उतरने के कारण, नीचे उतरने के कारण यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और यहां पर रहने वाली मछलियां ठंडे जल में रहने के लिए अनुकूलित हैं। लेकिन जब हमारी अल नीनो जलधारा यहां पर उतर आती है, नीचे की तरफ आ जाती है हमारी ये जलधारा, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे सारी मछलियां समुद्र से अपने आप ही पेरू के तट पर आकर के मृत होकर जमा हो जाती हैं, पेरू के तट पर आकर के इकट्ठा हो जाती हैं और सारी की सारी मछलियां आकर के पेरू के तट पर इकट्ठा हो जाती हैं मृत होकर। और इस कारण से कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग देखते हैं यहां के लोग मछली खाने के में माहिर है। इस कारण से यहां के लोग कहते हैं यीशु ने मुझे गिफ्ट दिया है। यह घटना 25 दिसंबर के आसपास उनका त्योहार होता है इसी के आसपास, और यहां पर कहीं ना कहीं भारत में मानसून कमजोर होता है और यहां पर कहीं ना कहीं मछलियां ये लोग पा जाते हैं। तो ये लोग इसको क्या करते हैं, बहुत उत्साह और चाव के साथ खाते हैं और इसे यीशु का प्रसाद के तौर पर मानते हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखना है, यीशु के प्रसाद के तौर पर इसे मानते हैं। तो यहां पर हमारी ये मानसून का निवर यहां वापस हो जाती है। इसी को कहते हैं हम अल नीनो प्रभाव। यहां पर तहीती द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया से होती हुई तहीती द्वीप होते हुए ये हवाएं कहीं ना कहीं पेरू की दिशा में चलने लगती हैं। जब पेरू की दिशा में चलने लगती हैं तो भारत में मानसून क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जब भारत में मानसून कमजोर हो जाएगा उसे हम अल नीनो वर्ष के रूप में जानते हैं। भारत में ज्यादा वर्षा नहीं प्राप्त होगी। इस वर्ष आप लोग देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं भारत में वर्षा की मात्रा प्रभावित हुई है। भारत में वर्षा की मात्रा क्या हुई है, प्रभावित हुई है। जिस मात्रा में भारत में वर्षा प्राप्त होना चाहिए उस मात्रा में भारत वर्षा नहीं प्राप्त कर रहा है। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी संदेह के साथ नहीं। तो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से हमारी अल नीनो जलधारा हमारे मानसून को कैसे वापस बुला लेती है, अपने पास बुला लेती है और भारत क्या रह जाता है, भारत में निर्वात हो जाता है। भारत में मानसून का एक निर्वात दिखाई पड़ता है। इसे ही हम कहते हैं अल नीनो जलधारा का प्रभाव, अल नीनो इफेक्ट इसे हम कहते हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अल नीनो कैसे हमारे मानसून को प्रभावित करती है और कैसे उस पर प्रभाव डालती है। तो यहां पर हमने देखा कि मानसून का निवर्तन या मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का रिटेलिएशन ऑफ मानसून, और फिर हमने देखा हमारी अल नीनो जलधारा कैसे प्रभावित करती है भारतीय मानसून को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।